हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए, हमने पहला पाठ भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन पढ़ा था। 3 पार्ट में पढ़ा था उसे हमने कि किस प्रकार यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आईं, व्यापार के उद्देश्य से आईं और किस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने हमारे भारत पर कब्जा करना प्रारंभ किया। और एक नहीं कई व्यापारिक कंपनियां आई यूरोप की, और उनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। आपसी उनके झगड़े किस प्रकार हुए, किस प्रकार किसी एक कंपनी का वर्चस्व स्थापित हुआ, ये सब हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था। अब हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना किस कंपनी के द्वारा हुई थी? इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेजी राज्य की स्थापना भारत में हुई थी। हमने पढ़ा था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की, हॉलैंड की, ये सब कंपनियां जो हैं भारत में जब आईं तो इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। और इस प्रतिस्पर्धा के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी और उसने बाकी लोगों को भारत में अपनी शर्तों के हिसाब से व्यापार करने पर मजबूर कर दिया था। अब वे बाकी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वे अपनी मनमर्जी के मुताबिक व्यापार नहीं कर सकती थी। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इजाज़त या अनुमति लेनी होती थी। अब देखिए, अंग्रेज फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह फ्रांसीसी और अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। आए किस उद्देश्य थे? व्यापार करने के लिए, जो कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इन्होंने धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए उसको हम देखते हैं। अंग्रेज से आप कंफ्यूज न होइए। अंग्रेज जो इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ के लोगों को अंग्रेज कहा जाता था। हम जानते हैं कि अंग्रेजों के आगमन के समय भारत पर मुगलों का राज्य था। मुगल बादशाह जहांगीर के समय में जो अंग्रेज राजदूत आया था उसका नाम आपको याद है? बताइए फिर। उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के समय में आया था। सबसे पहले वही अंग्रेज राजदूत आया था। उसके बाद सर टॉमस रो आए थे 1615 ईस्वी में। तो ये 17वीं शताब्दी में ये दोनों आए थे। और जब 18वीं शताब्दी आई तो उस समय जो मुगल साम्राज्य था, जो मुगल शासक थे, उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। उनका जो अपने राज्यों पर नियंत्रण था वो कमज़ोर होने लगा। ठीक है, तो अब कमज़ोर होने से क्या हुआ कि जो अगल बगल के जो शासक थे, जैसे कि कोई बड़ा सा राज्य हो तो जो राजा होता है वो सभी राज्यों को अपने मतलब जो जितने भी उसके इलाके हैं उन सबको नहीं देख पाता है सही तरीके से, उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पाता है, अपने नियम को वहाँ लागू सही से नहीं कर पाता है। तो वे इलाके क्या करते थे, उस इलाकों में उन इलाकों में कुछ गुट बन जाते थे जिनके जो मुखिया होते थे वे आपस में लड़के जो जीतता था वो वहाँ पे अपना राज चलाता था। और फिर उसके बाद जब उस मजबूत हो जाते थे, उनकी शक्ति ज़्यादा हो जाती थी, तो वे उस मुगल बादशाह से लड़कर अपनी सत्ता अलग कर लेते थे। भाई हमको तो अलग कर दो, अब हमको अलग रहना है। इनमें प्रमुख कौन थे? बंगाल, अवध। बंगाल में उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल के अंतर्गत आते थे। अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा ये प्रमुख थे। अब यहाँ आपका प्रश्न बनता है कि प्रांतीय क्षेत्रों में अलग होने वाले प्रमुख राज्य या प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? तो बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा ये क्षेत्र ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। मुगल साम्राज्य से अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। अब मुगल बादशाह का जो नियंत्रण था वो नाम मात्र का रह गया था, कि वो नाम के राजा रह गए थे। इस सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। ये हमने पिछली पार्ट में पढ़ा था कि इस सदी में मतलब 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में
युद्ध हो रहे थे। तो युद्ध का मुख्य कारण क्या था? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। मुनाफा भारत के व्यापार से और भारत को अपना उपनिवेश बनाने के लिए कि हम इसे अपना गुलाम बनाएंगे, हम इस पे राज करेंगे। तो इसको लेके कई सालों तक उनमें युद्ध होते रहे थे। इन दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला हो गया था। भारत से व्यापार करने से जो व्यापारी व्यापार करने आए थे वो यहाँ के व्यापार से इतने ज़्यादा धनी हो गए थे कि अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला होता था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे। अब जो भाई पैसा देते थे ये व्यापारी राजा को, चंदा जैसे आजकल चलता है ना, पार्टियों को, राजनीतिक पार्टी चंदा मांगने जाती है अमीरों के पास तो वो चंदा देते हैं, इसके बदले उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो उसी प्रकार ये व्यापारी भी अपने देश के राजा महाराजाओं को चंदा दिया करते थे उस तरह की। तो ये राजा महाराजा अपने यहाँ की पार्टियों का, कंपनियों का पूरा सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे और उन्हें हेल्प करते थे, उनकी मदद करते थे। अब हम जान लें कि उपनिवेश राज्य क्या है। अभी हमने यहाँ पढ़ा कि उपनिवेश, तो उपनिवेश राज्य क्या है और ये दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं। अब देखिए यहाँ तो जो लिखा है वो है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए कि दो घर हैं, ठीक है, दो घर हैं, दोनों घर के लोग काम करते हैं, दोनों का अपना अपना बिजनेस है, कोई बिजनेस करते हैं। अब एक घर के लोग ज़्यादा ताकतवर हो गए, उन्होंने दूसरे घर के लोगों से लड़ झगड़ के उनका घर हथिया लिया और उनको रहने के लिए दे दिया कि आप रह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कमाई का 50% 60% जो भी उनका हिस्सा है इतना आपको हमको देना पड़ेगा और जो बाकी बचेगा उससे अपना खर्चा चलाएंगे। अब सोचिए उस दूसरे घर की हालत क्या होगी। दूसरे घर के लोग अगर 10,000 कमा रहे हैं और उन पहले घर के लोगों ने कहा कि 60% चाहिए, तो 6,000 वो उनको दे देंगे। अब 4,000 में वो अपना खर्च चलाएंगे और उसमें भी जब काम नहीं मिला तो भी उनको उतना देना ही देना है। तो इससे क्या होता था कि जो दूसरा जो कमज़ोर था, जो जिसको एक ने लड़ झगड़ के अपना घर हथिया लिया था उसका, वो अमीर होता जाता था और जिसका घर था, जिसका हथिया लिया गया था, वो गरीब होता जाता था, उसकी अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती थी। तो जो कमज़ोर था वो पहले वाले घर का उपनिवेश हो गया। वही बात यहाँ पर आई। देखिए जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, खुद की शक्तियों से उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं, तब दूसरा देश जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य इंग्लैंड दूसरे राज्य का भारत का सर्वे सर्वा मुख्य देश बन जाता है। ये मुख्य देश हो गया, ये जो है भारत, ये उपनिवेश हो गया और मुख्य देश इंग्लैंड। मतलब भारत के जितने महत्वपूर्ण काम होंगे वो इंग्लैंड में होंगे। समझ में आया आपको बात? अब मुख्य देश जो इंग्लैंड था वो उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है। अब देखिए यहाँ पे कि भारत में जो चीज़ें हैं, जो भी खनिज हैं, खेती बाड़ी है, उन सब का उपयोग ये अपने फायदे के लिए करता था। जैसे कि इंग्लैंड के लोगों को मसाले के व्यापार से फ़ायदा होता था, नील के व्यापार से फ़ायदा होता था। तो ये लोग भारत के लोगों पर दबाव बनाते थे कि ये लोग सिर्फ नील की खेती ही करें, मसाले का ही उत्पादन करें। अब सोचिए अगर सिर्फ नील और मसालों का ही उत्पादन होगा तो चावल और गेहूं कहाँ से उगेंगे, और जब अनाज नहीं उगेगा तो भारत के लोग खाएंगे क्या। तो उस समय अकाल और भुखमरी के कगार पर यहाँ के लोग आ गए थे। लेकिन इंग्लैंड वालों को उससे क्या, वो तो अपना मुनाफा देखते थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से, किसी भी नीति को अपना के ये सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देखते थे। इससे क्या होता था कि पहला देश इंग्लैंड ये तो धनी होता गया और भारत ये गरीब होता गया। यहाँ पे भुखमरी जैसी तमाम परेशानियां उत्पन्न होने लगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। भारत को क्यों बनाया? भारत तो बहुत छोटा सा था, छोटा देश है, इंग्लैंड के मुकाबले बहुत छोटा है और यहाँ पे उतने मतलब औद्योगिक क्रांति भी उस समय नहीं हुई थी। ये तो ब्रिटेन में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। तो भारत को इन्होंने अपना गुलाम क्यों बनाया? देखिए यहाँ दिया है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, वहाँ कारखाने लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। मतलब कि उद्योगों में जो कच्चा माल लगता था वो भारत में उत्पन्न होता था और उस
को पूरा करने के लिए ये भारत को उपनिवेश राज्य इन्होंने बनाया, गुलाम बनाया। अब साथ ही देखिए, जो इंग्लैंड में जब कारखाने लगे थे तो वहाँ जो कारखानों में कपड़े बनते थे वो काफ़ी सस्ते होते थे, तो वे भारत से कच्चा माल ले जाके सस्ता कपड़ा बना के भारत में बेचते थे, जबकि जो भारत में बुना कपड़ा था यूरोप में बहुत महंगे दाम पर बिकता था। तो वे भारत के कपड़े सस्ते दाम में खरीद कर इंग्लैंड में बेचते थे महंगे दामों में, उससे भी उन्हें पैसा ज़्यादा मिलने लगा। फिर वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर तक बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि। ये सब तो इतनी ज़रूरी नहीं ना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? अनाज की। तो उन्होंने अनाज का उत्पादन रोक कर नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि का उत्पादन शुरू करवा दिया। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें बिछाना भी शुरू किया। अब ये सब सामान उगा तो दिया गया, भारत में उत्पादन तो हो गया, लेकिन इन्हें ले जाने के लिए रेलगाड़ी की ज़रूरत पड़ी, अच्छी सड़कों की ज़रूरत पड़ी, और इसलिए उन्होंने खदानों की खुदाई शुरू की, जिससे उन्हें लोहा, कोयला आदि चीज़ें मिल सकें, जो कि उनके रेल लाइन बिछाने और सड़कें बनाने में मदद करेंगी। और जंगल की भी सफाई करना शुरू कर दिया। जंगल की सफाई करके उन्हें लकड़ी मिलती थी, लकड़ी का भी उपयोग वे करने लगे। यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। अब भारत को तो उन्होंने गुलाम बना लिया, तो उन्हें विश्वास तो था नहीं इन यहाँ के लोगों पे, तो वे सोचते थे कि हमारे लोग रहेंगे तो वो हमसे ज़्यादा वफादार रहेंगे। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड से अपनी पूरी फौज ही बुला ली कि भैया हम तो रह रहे हैं, तुम भी चलो। अब देखिए, भारत के बुनकरों की दशा किस प्रकार खराब हुई वो इसको यहाँ चित्र के माध्यम से बताया गया। देखिए, भारत में हुई कपास पैदा हुई, कपास को ये ले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में इन्होंने कच्चे माल से कपड़ा बनाया और कपड़ा लाके भारत के ही लोगों को महंगे दाम में बेचा। ये सस्ता कपड़ा होता था और इन्होंने महंगे दाम बेचा, जबकि इसी कपास से जो भारतीय बुनकर बनाते थे ये कपड़ा काफ़ी महंगा होता था, और इसको ये ले जाके, इस कपड़े को ले जाके इंग्लैंड में बेचते थे। इनसे सस्ते में खरीदा, इंग्लैंड वालों को महंगे में बेचा। हमारे यहाँ से सस्ता कपास खरीदा, इंग्लैंड से सस्ता कपड़ा लाके भारत में महंगा बेचा। तो ये दोनों तरफ से मुनाफा कमाते थे। और दूसरी चीज़, मशीनें जितनी जल्दी तैयार कर देती थी उतनी जल्दी भारतीय बुनकर नहीं तैयार कर पाते थे, तो इससे उनकी दशा दिनों दिन खराब होती चली गई और इस व्यापार को, इस काम को भारत में काफ़ी झटका लगा था। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारतीय बुनकरों की दशा खराब क्यों होती गई? तो यहाँ देखिए, इसका पूरा उत्तर आपको इसी लाइन में मिल जाएगा। भारतीय बुनकर विदेशी कारखाने का मुकाबला नहीं कर पाए। कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था तथा उसकी लागत भी कम आती थी, सस्ता होता था, जबकि भारतीय बुनकर को हाथ से कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लगता था तथा उसके कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की दशा खराब होती गई। ठीक है, इसका उत्तर आपको मिल गया। यहाँ पे प्रश्न भी आप बना लीजिए, भारतीय बुनकरों की दशा खराब क्यों होती गई, और ये उत्तर पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। भारत की ज़मीन में इन सब की पैदावार होती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीद लेती थी। अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। सस्ते दामों में खरीदा, इंग्लैंड भेज दिया। ठीक है, अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। भारत से ही कच्चा माल लेके गए, ठीक है, इंग्लैंड में सामान बनवाया और फिर उसके बाद ला के भारत में और यूरोप के दूसरे देशों में महंगे दामों में बेचा। उन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि व्यापार, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन, सड़कें और दूरसंचार की व्यवस्था क्यों की? भाई, भारत तो उपनिवेश राज्य था, तो उसमें ये सब सुविधाएं देने की क्या ज़रूरत थी? तो ये सब सुविधाएं उन्होंने भारतवासियों के लिए नहीं की थी, बिल्कुल नहीं की थी। हम, हालांकि ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने ही भारत में रेल लाइन लाई,
सड़कें लाए, टेलीफोन वगैरह आया, तो ये क्या हमारे लिए लाए थे? नहीं, वो तो अपने लिए लाए थे, क्योंकि ये सब होने से उनकी जो लागत थी, वो जो खर्चा पड़ रहा था कच्चे माल पे, वो कम हो गया। वरना खराब सड़कों से उनको लाने ले जाने में जो पैसा लगता था वो ज़्यादा लगता, कोई लाने के लिए तैयार भी नहीं होता और टाइम भी ज़्यादा लगता। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने रेलवे लाइन, सड़कें और दूरसंचार यानी कि टेलीफोन वगैरह की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। देखिए, आ गया ना, बात सामने आ गई ना कि फायदा किसका हुआ? अंग्रेजों का हुआ, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे। अच्छा, अब ये बात आती है कि भारत के विकास में ये चीज़ें जो है योगदान देती थी, तो फिर उन्हें भारत में अपने अधिकारी रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? हमारे यहाँ लोग नहीं थे? थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि ये हमारा काम सही से नहीं करेंगे, चोरी करेंगे या बेईमानी करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि वे भारत पे अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, भारत को अपने कब्जे में करना चाहते थे, और ये सब उनके ही अधिकारी कर सकते थे। हमारे भारत के लोग तो नहीं करते ना ये। इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड से अपने अधिकारी बुलवाए और उन्हें बतौर अधिकारी भारत में रखा। अब देखिए, भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। अब दो प्रतिद्वंदी हैं तो उनकी लड़ाई होती ही रहती है, इनकी भी होती थी। यूरोप में तो हो ही रही थी, भारत में आके भी इन्होंने अपने कारनामे दिखाने शुरू कर दिए, लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे। भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाए, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाए। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलाने लगी। अब सोचिए वो क्या करने के लिए सैनिक बुलाने? व्यापार करने के लिए तो सैनिक नहीं बुलाए जाते भाई। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने का सबसे बड़ा काम किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। और फ्रांसीसी कंपनी का जो ताकत बढ़ाई थी, किसने बनाई थी? डुप्ले ने। तो अब आपका प्रश्न यहाँ बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में विशेष योगदान किसका था? का था? तो उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर आता है लॉर्ड क्लाइव का। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनता है कि डुप्ले ने किस कंपनी का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा, डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया था। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम इसका बाकी का पोर्शन पढ़ेंगे। तो मैं कुछ प्रश्न आपको बता दूं। अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि किन क्षेत्रीय शासकों ने मुगलों से अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी? तो इसका उत्तर है बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा शासकों ने मुगल साम्राज्य से अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया, उपनिवेश राज्य क्या है? तो उपनिवेश राज्य, यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न ऑलरेडी दिया हुआ यहाँ पे, इसका उत्तर भी है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए एक बार कि उपनिवेश राज्य क्या है और दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो यहाँ पर है उत्तर, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, और भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, इसमें 4 पॉइंट आपके ऑलरेडी किताब में दिए हुए हैं। अब कंपनियां, अंग्रेज भारत में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से उगवाते थे? तो ये देखिए, नील पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि फसलें अंग्रेज भारत में मुख्य रूप से उगाने के लिए लोगों पर दबाव बनाते थे। अपने व्यापार में तेजी लाने और उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? अपने व्यापार में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने और तेजी लाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें, सड़कें और दूरसंचार सुविधाओं की स्थापना की। अब इसके बाद एक प्रश्न था यहाँ पे कि भारतीय बुनकरों की दशा क्यों खराब होती है? तो इसका भी उत्तर यहाँ से यहाँ तक है, आप लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है, लॉर्ड क्लाइव ने किस कंपनी का नेतृत्व किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था।
डुप्ले ने किस कंपनी का नेतृत्व किया था? डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया था। तो इतना आप लिख लीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत आने पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।